नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द क्वीन ऑफ डर्टी मनी मूवी को, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है पैसा, पावर और मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे एक साम्राज्य के ऊपर जिसने पूरे के पूरे ब्राजील को हिलाकर रख दिया। इसके पीछे हाथ था एक अकेली औरत का जिसने यह विशाल साम्राज्य खड़ा किया, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्राजील के साओ पाउलो शहर से, जहां सड़कें दिन में बिजनेस से भरी रहती और रात में डॉलर की गिनती से। वहीं कहीं एक साधारण सी दिखने वाली औरत हर सुबह अपने बालों को संवारती, लिपस्टिक लगाती और हैंडबैग उठाकर निकल पड़ती। लोगों को लगता है वो किसी ऑफिस या बुटीक में काम करती होगी, लेकिन हकीकत में वो जा रही होती है काले बाजार की दुनिया में। नेल्मा कोदामा इटालियन और जापानी मूल की एक ब्राजीलियन बिजनेस वुमन थी, जिसका असली बिजनेस था ब्लैक मनी को छुपाकर फिर उसे एक नई पहचान देना। वो करती थी फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर को खरीदना, बेचना और उसे उस जगह तक पहुंचाना जहां सरकार की नजर कभी ना पहुंच पाए। कहने को तो ये सब एक्सचेंज था, लेकिन असल में ये था धोखे का खेल। एक ऐसा नेटवर्क जहां हर आदमी किसी न किसी को धोखा दे रहा था और फिर भी सब एक दूसरे पर भरोसा करने का नाटक कर रहे थे। नेल्मा को यह खेल पसंद था, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि जोखिम लेने का एक अलग ही नशा था। कहते हैं पैसा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन हकीकत तो यह है कि ऐसा वो लोग कहते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने सभी प्रॉब्लम्स को खरीद सकें। कुछ ऐसा ही मानना था नेल्मा का भी। वो जानती थी कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसों के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। खैर, उस समय 2006 में ब्राजील में बिंगो स्कैंडल नाम का एक फाइनेंशियल तूफान उठ रहा था। सरकार पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने अपने राजनीतिक अभियानों के लिए गैर कानूनी फंडिंग का सहारा लिया है। दूसरी तरफ नेल्मा उस वक्त एक एक्सचेंज हाउस में काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस सिस्टम की सबसे खतरनाक कड़ी बन गई। वो सिर्फ पैसों को बदलती नहीं थी, वो उनकी कहानी बदल देती थी। उस वक्त ब्राजील का आर्थिक सिस्टम भ्रष्टाचार और कमीशन की जाल में उलझा हुआ था। हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक बैग डॉलर का और एक झूठ का होता था। नेल्मा इस सर्कल में धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। हर रिश्वत, हर ट्रांजैक्शन उसके लिए एक सीढ़ी बनती गई। उसने सीख लिया था कि अगर सिस्टम गंदा है तो साफ सुथरा होना कोई मायने नहीं रखता, और कामयाब वही हैं जिन्होंने उस गंदगी के बीच भी चमकना सीख लिया। लेकिन जैसे जैसे नेल्मा की दुनिया ऊपर जा रही थी, नीचे कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद खोखली हो रही थी। और फिर साल आया 2014। ब्राजील की हवा में कुछ बदल रहा था। अखबारों की सुर्खियां, टीवी चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, ऑपरेशन लावा जाटो, यानी ऑपरेशन कार वॉश। शुरुआत में यह एक मामूली सी जांच लगती थी, जिसमें एक कार वॉश और गैस स्टेशन के कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह जांच आने वाले वक्त में ब्राजील की सियासत, इकोनॉमी और नेल्मा की जिंदगी तीनों को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी। जांच आगे बढ़ती गई और सामने आए कई बड़े नाम। सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के अधिकारी, राजनेता, बिजनेस टाइकून, और उनके साथ नेल्मा का भी नाम आया, जिसके पास सबके सीक्रेट्स थे। ब्राजील के इन्वेस्टिगेटर्स को जैसे जैसे नए दस्तावेज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले, धीरे धीरे इन सबसे पर्दे उठते चले गए। हर खाते के पीछे एक नाम, हर नाम के पीछे एक रिश्ता, और इन सब में एक बात समान थी, वह था नेल्मा का नाम। उसकी पहुंच ऐसी जगहों तक थी जहां कानून की नजर नहीं पहुंच सकती थी। उसका नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि रियो डी जनेरो से लेकर हांगकांग तक हर जगह उसके लोग थे। वो सिस्टम की कमजोरी जानती थी, और वही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार थी। फिर नेल्मा की जिंदगी में उस वक्त एक शख्स आया, अल्बर्टो यूसेफ, जो एक शातिर फाइनेंसर, जिसे ब्राजील का गॉडफादर ऑफ करप्शन कहा जाता था। दोनों की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग के दौरान हुई थी। वहीं पर मीटिंग के दौरान नेल्मा ने सिर्फ इतना कहा, अगर पैसा खो सकता है तो उसे पाया भी जा सकता है, मैं उसे खोया हुआ ही रखूंगी। उसकी बातें सुनकर अल्बर्टो मुस्कुराया, और उसी मुस्कुराहट ने ब्राजील के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को जन्म दिया। अब हर हफ्ते करोड़ों डॉलर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगे, कभी विदेशी अकाउंट्स में, कभी किसी होटल के कमरे में सूटकेस भरकर। और इन सब का हिसाब रखती नेल्मा, जो हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी, क्योंकि उसके मुताबिक गंदा काम करने के लिए साफ दिखना बहुत जरूरी है। लेकिन हर ताकतवर इंसान का एक कमजोरी जरूर होता है, और नेल्मा के मामले में यह थोड़ा अलग था, क्योंकि नेल्मा और अल्बर्टो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, वह दोनों प्यार में भी थे। उन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे पैसों के सौदे से बढ़कर एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था।
वो दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता झूठ और धोखे की जमीन पर खड़ा है, फिर भी वो उसी में सुकून ढूंढते रहे। नीलिमा कहती थी, हमारे पास सब कुछ है सिवाय आजादी के। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और नीलिमा के केस में वो डेट आया 18 मार्च 2014 की सुबह। उस दिन नीलिमा इटली के लिए उड़ान भरने वाली थी। साओ पाउलो एयरपोर्ट पर वो मुस्कुराते हुए चेक इन काउंटर पर पहुंची, लेकिन चेक इन के दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने उसे वहीं पर रोक लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो सब दंग रह गए। नीलिमा के अंडरवियर में से 2 लाख यूरो बरामद हुए। जिस औरत को लोग कभी चार्म और सोफिस्टिकेशन का सिंबल मानते थे, वो अब अचानक ब्राजील की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रर बन गई थी। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी जैसे उसे पहले से पता था कि ये दिन भी आएगा। उसकी गिरफ्तारी ने ब्राजील के पूरे सिस्टम को हिला दिया। आने वाले हफ्तों में अखबारों में सिर्फ उसी के चर्चे थे। क्वीन ऑफ डर्टी मनी, डॉलर डीवा, ब्राजील्स ब्लॉन्ड बैंडिट, हर हेडलाइन में उसका नाम था। लेकिन नीलिमा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। जेल में भी वो पहले से ज्यादा शांत थी। भले ही वह सलाखों के पीछे थी, लेकिन उसके लिए यह दीवारें किसी सज्जा की तरह नहीं, बल्कि एक अस्थायी रुकावट थी, क्योंकि वो जानती थी अगर सिस्टम ने उसे गिराया है तो वही सिस्टम उसे फिर उठने का मौका भी देगा। लेकिन उसके लिए यह खेल अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुका था। ऑपरेशन कार वॉश की जांच अब सिर्फ पेट्रोब्रास तक सीमित नहीं थी। उसके धागे अब देश की राजनीतिक पार्टियों, बैंकों और कॉन्ट्रैक्टर्स तक जा पहुंचा था। नीलिमा का नाम हर रिपोर्ट में, हर कोर्टरूम में और हर न्यूज चैनल की हेडलाइन में था। अब हर वो आदमी जिसने उससे कभी डील की थी, अब उसे न पहचानने का नाटक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने अपराध छुपाने के लिए उसे बलि का बकरा बनाकर आगे कर दिया हो। खैर, अब इसी दौरान जेल में उसकी मुलाकात एक पुरानी जज से हुई, जोआओ मातोस, जो वहां पर करप्शन के आरोप में वहां सजा काट रहा था। कहा जाता है नीलिमा और जोआओ के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। नीलिमा को कानून की बारीकियां अब पहले से कहीं ज्यादा समझ आ रही थीं। वो जान चुकी थी कि कानून से सिर्फ वही जीतता है जो साबित करने की ताकत रखता है, और वो ताकत कभी कभी सबूतों से नहीं बल्कि कनेक्शन से आती है। दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने जब नीलिमा के नेटवर्क की गहराई में उतरना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ ये कोई आम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। नीलिमा का जाल बैंकर्स, राजनेताओं और बिजनेस टाइकून्स से बुना हुआ था। हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक कोड नेम, एक विदेशी अकाउंट और एक इनविजिबल लेयर होती थी। वह पैसे को गायब करने की कलाकार थी। कभी हांगकांग, कभी स्विट्जरलैंड और कभी यूरुग्वाई के एक छोटे से बैंक में डॉलर ऐसे घूमते जैसे उसके इशारों पर नाच रहे हों। इस पूरे नेटवर्क में एक शख्स था जिसे कोई नहीं पहचानता था, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जिसने फर्नांडो सूजा नाम से अपना फेक आईडी बनाया था। वह डिजिटल ट्रांजैक्शन की हर परत को संभालता था, और वह ही शख्स था जिसने सिस्टम में ऐसी एन्क्रिप्शन बनाई कि ब्राजील की पुलिस भी उसको ट्रेस नहीं कर पाए। कई लोग कहते हैं वो सिर्फ एक मिथ है, लेकिन नीलिमा के लिए वो एक शैडो पार्टनर था, वो परछाई जो कभी सामने नहीं आया पर उसकी हर डील में मौजूद था। अब समय बीतता गया। नीलिमा जेल में रहते हुए कई बार इंट्रोगेशन में गई। कभी इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे डराने की कोशिश की, कभी उसे कन्फेशन डील की पेशकश की, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर कहती, मैं कोई गवाह नहीं हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं, और खिलाड़ी कभी भी अपने खेल से गद्दारी नहीं करते। उसकी यह लाइन पूरे ब्राजील में वायरल हो गई। कुछ लोग उसे सिंबल ऑफ करप्शन कहने लगे तो कुछ ने उसे आइकॉन ऑफ रिबेलियन कहा। फिर 2 साल की जांच और गवाही के बाद ब्राजील की अदालत ने नीलिमा को 18 साल की सजा सुनाई। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन करेंसी फ्रॉड और आपराधिक संगठन के साथ साजिश करने के आरोप लगे। लेकिन इस फैसले के बाद भी उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। ब्राजील के एक अखबार ने उस दिन लिखा, वो औरत जिसने देश के भ्रष्टाचार को परिभाषित किया, अब खुद उस भ्रष्ट सिस्टम का चेहरा बन चुकी है। अब जेल में रहते हुए नीलिमा ने एक नया दांव खेला। वह जानती थी कि अगर सिस्टम तुम्हें खलनायक बना दे, तब आपको खुद ही अपनी कहानी का नायक बनना होगा। और इसी सोच के साथ उसने तय किया कि वह अपनी कहानी खुद दुनिया को सुनाएगी। नीलिमा जानती थी ब्राजील उसे अब हमेशा याद रखेगा, लेकिन सवाल था किस रूप में, एक गुनहगार के तौर पर या उस औरत के रूप में जिसने सिस्टम को नंगा कर दिया था। वह चाहती थी कि अगर उसका नाम इतिहास में लिखा जाए तो उसके अपने शब्दों में लिखा जाए। वह अपनी कहानी दुनिया के सामने रखती है। वो कहती है, पैसा मेरे लिए कभी गंदा नहीं था, गंदे वो लोग थे जो उसे छुपाने की कोशिश करते थे। नीलिमा कैमरे के सामने हर आरोप को बिना झिझक स्वीकार करती है। वो अपने संबंधों के बारे में बताती है कि वो अल्बर्टो, जज जोआओ मातोस
और उस अदृश्य नेटवर्क के साथ था जो पूरे ब्राजील में फैला था। लेकिन उसकी बातों में कहीं भी पछतावे का जिक्र नहीं था, बल्कि वो हर अपराध को एक स्ट्रेटजी की तरह बताती है, जैसे वो एक बिजनेस डील कर रही हो। उसकी इंटरव्यू में सबसे दिलचस्प पल तब आता है जब इंटरव्यूअर उससे पूछता है, क्या आपको कभी डर लगा? वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, डर तब लगता है जब आपके पास कुछ खोने के लिए होता है। मैंने तो सब कुछ पहले ही खो दिया था। उसकी ये लाइन ब्राजील में वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। किसी ने कहा कि वो एक अपराधी है जो ग्लैमर बेच रही है, तो कुछ ने कहा वो एक स्ट्रांग महिला है जिसने सिस्टम के खिलाफ अपनी कहानी खुद लिखी। उस इंटरव्यू ने नेल्मा को फिर से एक स्टार बना दिया। लोग अब उसे सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि क्वीन ऑफ डर्टी मनी के रूप में मानने लगे थे। वो टाइटल जो पहले एक गाली थी अब एक ब्रांड बन चुका था। उसे सेमिनार्स में बुलाया जाने लगा। इंटरव्यूज में उसकी बातें कोट की गईं और कई युवा महिलाएं उसे फियरलेस इंस्पिरेशन कहने लगीं। लेकिन इस चमक के पीछे एक सन्नाटा भी था। कभी कभी वो खुद को आईने में देखती और कहती, मैंने सब कुछ हासिल किया सिवाय शांति के। उसकी आंखों के पीछे एक खालीपन था। एक बार इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर वही रास्ता चुनेंगी? वो मुस्कुराई और बोली, हां, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक सबक था और कभी कभी सच्चाई को दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है वो यह कि नेल्मा अपने अतीत से भागती नहीं। उसने ये भी कहा कि हर आदमी अपनी कहानी में हीरो बनना चाहता है। मैंने अपनी कहानी खुद लिखी, चाहे दुनिया उसे क्राइम कहे या आर्ट। वो उसे ऐसे स्वीकार करती है जैसे कि कोई सक्सेस स्टोरी हो। वो अपनी रिहाई के बाद साओ पाउलो के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। वहीं से उसने अपनी किताब लिखना शुरू किया, द डर्टी ट्रुथ। उस किताब में उसने लिखा, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। फर्क बस इतना था कि मैं मुस्कुराते हुए पकड़ी गई। उसकी ये लाइन ब्राजील की नई पीढ़ी में एक तरह का कल्ट बन गई। युवा लोग उसे सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई आवाज के रूप में देखने लगे। नेल्मा अक्सर कहा करती थी, मैंने कभी अमीर बनने के लिए यह सब नहीं किया, बल्कि मैंने यह सब बस अपने आप को गरीब महसूस ना करने के लिए किया। उसकी किताब पब्लिश होने के कुछ महीनों बाद वो एक इवेंट में स्पीच देने गई। स्टेज पर उसने कहा, लोग कहते हैं मैंने सिस्टम तोड़ा, लेकिन असल में मैंने उस पर से पर्दा हटाया और हकीकत सामने लाई। फर्क बस इतना है कि अब सबको सच्चाई नजर आने लगी। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो जानती हो कि तालियां भी कभी कभी मुकदमे की गूंज होती हैं। समय बिता और अब कुछ साल बाद नेल्मा लगभग गुमनाम हो गई। दोस्तों, नेल्मा कोडामा की कहानी किसी अपराधी की कहानी नहीं है। यह कहानी है गलतफहमी की, जो इंसान को यह यकीन दिलाता है कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा आपको आजाद नहीं करता, वो बस आपको एक और सुनहरी कैद में डाल देता है। नेल्मा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे लालच, पावर और ओवर कॉन्फिडेंस मिलकर इंसान को अहंकारी बना देता है और फिर उसी अहंकार में जलकर इंसान एक दिन बर्बाद हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या नेल्मा ने सबक सीखा या वो फिर किसी नए खेल की तैयारी में है? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से नेल्मा कोडामा अपराधी थी या एक हीरो? और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।